नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिमांशु जोशी जी द्वारा लिखित कहानी हत्यारे। नारियल के बिखरे वृक्ष, तपती रेत और धुंधली सी सीमा रेखा तक फैला अंतहीन सागर। गर्म बालों में ज्यों ही पांव धंसते हैं तो लोगों पर अजीब सी किरकिराहट होती है। सूरज के ठीक माथे पर चमकने पर भी हवा में तनिक उमस नहीं। समुद्र की ओर से आते सनसनाती हुई ठंडी वायु के झोंके बहुत सुखद लग रहे हैं। जमीन का अंतिम टुकड़ा जहाँ सागर में धंसता है, वहाँ खड़ा होने पर एक विचित्र सी अनुभूति का एहसास होता है। इसके बाद सागर ही सागर, जल ही जल। मैं चलता चलता 3 ओर से समुद्र में डूबी एक चट्टान पर एकांत में बैठ जाता हूँ। चट्टान ठीक हाथी की पीठ जैसी है, खुरदरी काली, वैसा ही चारों ओर को ढलान। बीच चट्टान में लाल रंग की लक्ष्मण रेखा सी खिंची है। इससे आगे बढ़ने का अर्थ है खतरा। किसी भीषण सागर को हिफनती हुई लहरें अपने साथ बहा ले जा सकती है। लाल रेखा पर चप्पलें उतारकर मैं कुछ कदम आगे बढ़ता हूँ, हल्के ढलान की तरफ। सागर की ऊंची ऊंची लहरें कुछ क्षणों के अंतराल के पश्चात इस इस्पाती चट्टान से टकराती रहती है। पहले दूर कहीं एक सिल्वर सी उभरती है। सागर का सतह का कुछ हिस्सा सहसा फूलने सा लगता है और एक सीमा तक किंचित फूलकर वह जल की ऊपरी सतह पर फिसलता हुआ तेजी से किनारे की ओर सरकने लगता है। फिर उसमें लहर पैदा होने से एक सफेद रेखा आसमान की ओर छलकती, आगे बढ़ती, हिचकोले खाती। ज्यों ही किनारे की कठोर चट्टान से टकराती है, एक भयंकर गर्जन होता है और फिर कुछ ही क्षणांश में लहरें टूट टूट कर चूर चूर होकर कण कण में बिखरने लगती है। दूध का जैसा सफेद झाग चट्टान से नीचे उतरने लगता है। खतरे की लाल सीमा रेखा से आगे आने पर भी मुझे भय क्यों नहीं लगता। मैं पीठ के बल निश्चिंत भाव से लेट जाता हूँ। सामने की ओर देखता हूँ, जहाँ मछुआरों की छोटी छोटी काली पालदार नावें काले काले बिंदुओं के शकल में बदल रही है। क्षितिज के सीमा रेखा के उस पर पेंसिल से खींचा एक धूमिल सा रेखा चित्र उभरने लगता है। धीरे धीरे उसका आकार बड़ा होता चला जाता है और वह स्टीमर की शकल में बदल जाता है। ज्यों ही वह कुछ आगे बढ़ता है, एक दूसरा रेखा चित्र आकार लेने लगता है, फिर तीसरा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर तीनों एक कतार में तैरते पास सरकते दिखाई देने लगते हैं। यहाँ लेटे भी कुछ क्षण बीतते हैं कि पीछे से शोरगुल सुनाई देता है। 8-10 आदमियों का झुंड उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां मैं लेटा हूँ। इन्हें इतने पास देखकर तनिक अचरज से मैं उठ बैठता हूँ। एक बीमार से मरियल आदमी का हाथ पकड़े वह कुत्ते की तरह बेरहमी से घसीट कर ला रहे हैं। उसकी दाढ़ी सूखी घास की तरह बिखरी है। मैले कुचले नाम मात्र के कपड़े तार तार फटे हैं। घुटनों से, कुहनी से, ओठों से रक्त बह रहा है। उसकी बुझी बुझी आंखों में गहरा कातर भाव है। सूखी देह कांप रही है। एक अजीब सा आतंक उस पर छाया हुआ है। यहाँ पर, यहीं पर ना, एक गठे शरीर का बलिष्ठ आदमी अपने फौलादी पंजों से उसकी पतली सी गर्दन जमीन पर झुकाता हुआ कहता है। उसका जर्जर शरीर भय से अब और भी अधिक कंपायमान होने लगता है। काले कोठरों में धसी निस्तेज आंखें बाहर की ओर निकलने लगती है, मुंह से तमाम झाग सा। क्या बात है? क्या? मैं विस्मय से उठ जाता हूँ। क्या बात? कुछ नहीं, मुंह बनाता हुआ एक आदमी कहता है। कमर के नीचे मात्र लुंगी, माथे पर चंदन का गहरा लेप। मैं प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी बगल में खड़े व्यक्ति की ओर देखता हूँ। यह आदमी नहीं, नर पिशाच है। क्यों? क्यों? कहते हैं कल यहीं पर बैठकर इसने आदमी का मांस खाया था। आदमी का मांस? मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, किसी बच्चे की लाश समुद्र में बहती हुई यहाँ किनारे पर लगी थी। कहते हैं कल रात यहाँ इसी पत्थर पर बैठकर यहाँ उसे खा रहा था। यह आदमी नहीं, राक्षस है, निरा राक्षस। घृणा से वह जमीन पर थूकता है। मैं देखता रहता हूँ उसकी बड़ी बड़ी रक्तीम आंखों की ओर जो आक्रोश से धड़क रही है। चट्टान के आसपास इधर उधर निगाहें घुमाता हूँ पर कहीं कुछ दिखलाई नहीं देता। न रक्त, न मांस, न अस्थियों के ही टुकड़े। कोई आदमी का भी मांस खा सकता है? इसकी कल्पना मात्र से मैं सिहर उठता हूँ। किसी ने अपनी आंखों से देखा भी है या यूं ही? मेरा वाक्य कभी पूरा भी नहीं हो पाता कि एक पशु जैसा आदमी भीड़ को चीरता हुआ सामने आता है। कल रात लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। जब इसका पीछा किया तो लंगूर की तरह चट्टानों को फांदता हुआ ओझल हो गया था। बोलता क्यों नहीं? किसी ने उसके नंगे सिर पर इतने जोर से चंपत लगाई कि वह माथा पकड़कर वहीं पर सुन सा बैठ जाता है। काठ की तरह वह चुप है। उसकी भीगे चने की तरह सूजी आंखों में दैन्य का ही नहीं, गहरी विवशता का भी भाव झलकने लगता है, घोर कातरता का। पीछे से कोई उसकी पीठ पर जमकर ठोकर मारता है तो नारियल की तरह लुढ़क कर छिछली चट्टान से जा टकराता है। उसका माथा बुरी तरह छिल जाता है। नाक के भीतर से लहू की 2 पतली धाराएं ओंठों के नीचे की ओर बहने लगती है। किसने देखा इसे मांस खाते हुए? तनिक आवेश में बोलने से मैं अपने को रोक नहीं पाता तो सहसा सब सहम जाते हैं। कुछ क्षण का सन्नाटा तोड़ते हुए पीछे खड़ा आदमी एक किशोर का हाथ पकड़कर सामने आता है। इसके भाई ने देखा था। वह कोई और भी तो हो सकता है, मैं कहता हूँ। और कैसे होगा? क्या हम नहीं जानते कि इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता? अपने बूढ़े जिंदा बाप को इसने खुद समुद्र में डुबो दिया था। जवान पत्नी की हत्या कर दी थी। यह आदमी नहीं, जीता जागता राक्षस है, राक्षस। दांत पिसता हुआ जमदूत सा खड़ा श्याम वर्ण का आदमी धधकती आंखों से मेरी ओर देखता है।
2-3 लोग चट्टान के किनारों पर कुछ टटोलने लगते हैं। आसपास की चट्टानों पर तलाश जारी है। जिस भाषा में वे अब बोल रहे हैं उसे समझ पाना मेरे लिए संभव नहीं, फिर भी उनके चेहरों के हाव भाव से इतना तो समझ ही जाता हूँ कि वे अब पूरे आवेश में है, आक्रोश में। परमाणु रूप में कुछ न मिल पाने के कारण परेशान भी कुछ कम नहीं। आसपास की 1-2 और चट्टानों में घूमने के पश्चात वे उसे पशु की तरह घसीट कर ले जाते हैं गांधी मंडप की दिशा में और फिर ओझल हो जाते हैं। मैं स्तब्ध सा वैसे ही खड़ा रहता हूँ। क्षण भर में अभी भी जो कुछ घटित हो गया और दिल दहला जाता है, वहीं पर मैं फिर उसी तरह बैठ जाता हूँ, अकारण कुछ इधर उधर खोजता हुआ। थोड़ी देर बाद चप्पलें पहनकर वापस लौटने लगता हूँ। दाएं वहां पर छोटे छोटे शंखों की भूरे सफेद सपियों की ढेर सारी माला नीचे तक लटकाए, तन पर केवल लुंगी लपेटे एक सांवला सा किशोर पास आता है। मालाएं मेरी ओर बढ़ाता है, 1 में 2। वह 2 उंगलियां खड़ी कर कहता है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता, चुपचाप आगे चलता रहता हूँ। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ता हूँ कि सहसा कुछ याद आता है। मैं पीछे मुड़ता हूँ, तब तक वह ऊपर की ओर सड़क तक पहुंच जाता है। शायद अब तक वह मेरी ही ओर देख रहा है। ज्यों ही मैं मुड़ता हूँ, वह लपक कर फिर सामने आ खड़ा होता है। जिस आदमी को पकड़कर अभी यहाँ घुमा रहे थे, क्या सचमुच उसने ऐसा किया है? मैं आतुरता से पूछता हूँ। इसका जवाब तो ऊपर वाला ही दे सकता है। वह दार्शनिक अंदाज में इतना कहकर वह मेरा मुंह ताकने लगता है। ऐसी घटना पहले भी कभी हुई थी यहाँ? नहीं, लगता है लोगों ने उसे बहुत मारा है, बड़ी निर्दयता से। मैं अभी कहता ही हूँ कि वह बोल पड़ता है। मार तो बेचारे को थाने में पड़ी, सुबह सुबह लातों से डंडों से मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ डाली थी। कहते हैं बेचारा चुपचाप पिटता रहा, अंत तक बेहोश होते तक कुछ भी नहीं बतला पाया तो पागल समझकर इसे छोड़ दिया। हाँ, माला लोगे? वह मेरे चेहरे की ओर दीन दृष्टि से देखता है। मात्र उसका मन रखने के लिए मैं 2 मालाएं खरीद लेता हूँ। शाम को वह फिर दिखाई देता है, विशाल मंदिर के पीछे ऊंचे पत्थर की आड़ में छिपा। मुझे देखते ही वह सहसा सशंकित हो उठता है। आत्मरक्षा के लिए विवश भाव से इधर उधर देखने लगता है। उसके शरीर में अब तक ताजे घाव हैं, जिसमें कत्थई रंग रक्त जमकर अब एकदम काला हो गया है। घुटनों को टोडी से टिकाया हुआ भयत्रस्त नेत्रों से देख रहा है। खाना खाओगे? मैं पास आकर पूछता हूँ तो वह उसी तरह टुकुर टुकुर ताकता रहता है। शायद समझ नहीं पाता मेरा आशय। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां एक साथ मिलाकर मुंह की तरफ ले जाता हूँ, खाने का जैसा अभिनय करता हुआ। तो उसकी बूझी बूझी धुंधली आंखों में सहसा आधारता का भाव झलकता है, तनिक चमक सी। चलो, यह सुनते ही उसकी पलकें कुछ और बड़ी हो जाती है। मैं बाह का सहारा देकर उठाता हूँ तो उसके दुर्बल पांव लड़खड़ाने लगते हैं। किसी तरह उसे पास ही एक ढाबे नुमा भोजनालय तक ले जाता हूँ। दरवाजे के पास लगी बेंच पर बैठा देता हूँ। झट से एक आदमी केले का भींगा पत्तल सामने रख जाता है, साथ ही पानी का गिलास भी। पत्तल अभी परोसा ही था कि भीतर से दौड़ता हुआ दूसरा व्यक्ति आता है। झपट कर पत्तल छीनता और उसकी गर्दन पकड़कर बाहर धकेल देता है। फिर गुस्से से देखता हुआ अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ाता है। मेरी समझ में और कुछ नहीं, बस इतना ही आता है कि मेरे लिए वह भद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। उसकी अंगारी जैसे रक्ती मांग कर धधकने लगती है, चेहरा आरक्त। जो यहाँ बाहर सड़क पर गिरता है, शिकारी कुत्तों की तरह लोग उस पर झपट पड़ते हैं। बच्चों और तमाशाबीन लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग उस पर केले के छिलके, नारियल के रद्दी टुकड़े और ढेले फेंकते हैं। एक तगड़ा सा आदमी उसकी भां पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है और मरे हुए पशु की तरह बस्ती से दूर पटक आता है। मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। टूरिस्ट लॉज के बाहर खुले में बने रेस्तरां में बैठा हूँ। पास ही एक अपरिचित सज्जन है, किसी के प्रतीक्षा में। बतलाते हैं कि यहाँ की तमिल पाठशाला में हिंदी पढ़ाते हैं। बातों ही बातों में उसका भी जिक्र ले आता हूँ तो वह अजीब सा मुंह बनाकर मेरी ओर देखते हैं। मेरे बार बार जिज्ञासा प्रकट करने पर, कुरेदने पर वह जो कुछ बतलाते हैं उसका आशय है कि वह पास की बस्ती का मछुआरा है। जन्म से बड़ा भोला, तनिक विनम्र सा। पत्नी और बूढ़ा बाप यही उसका परिवार था। पिता स्वभाव से क्रोधी किस्म का था, परंतु पत्नी उसी की तरह गौ। परमात्मा ने उसके साथ एक अभिशाप जोड़ा था कि इस घोर दरिद्रता के बावजूद अद्भुत सुंदरी थी। ज्यों ही वह नाव लेकर समुद्र में जाता, बस्ती के आवारा उसके घर की परिक्रमा शुरू कर देते। बूढ़ा गालियां देता, आवेश में पागलों की तरह लोगों पर झपटता, चिकता चिल्लाता। जब वे चले जाते तो बस्ती में घूम घूम कर लोगों को बुरा भला कहता। एक दिन रात के अंधियारे में अवसर देखकर उन्होंने बूढ़े को पानी में डुबा दिया तो इल्जाम लगा कि अपने बूढ़े बाप की हत्या पागलपन के दौरे में उसी ने की है। इतना कहना भर था कि लोगों ने उसकी नाव तोड़ डाली, झोपड़ी जला दिया और गांव से निकालकर पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अब वह बस्ती से दूर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। लोगों को यही सब तो चाहिए था। जब वह भोजन जुटाने बाहर जाता तो लोग उसके घर में घुसकर पत्नी के साथ खुलेआम बलात्कार करते। इस सब से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली तो इस बार भी दोष उसी का सिर पर मढ़ा गया, मानव हत्या का। दुनिया ही ऐसी है। कहते कहते वे चुप हो जाते हैं। यात्रा का अंतिम दिन है आज। सुबह की बस से मुझे त्रिवेंद्रम जाना है, अतः रात जी भर कर घूम लेना चाहता हूँ। अकेले ही मैं सागर के किनारे किनारे दूर तक निकल जाता हूँ। आसमान में झूलते नारियल के वृक्ष चारकोल से खींची मोटी रेखाओं जैसे लगते हैं। सूनी रेतीली सड़क पर दूर दूर तक कहीं कोई प्राणी नहीं। चांद अभी उगा नहीं, इसलिए सागर का जल एकदम काला लग रहा है, गाढ़ा वार्निश जैसा।
परंतु लौटते समय उभरते चांद का धुंधला बिंब बड़ा मनोरम लगता है। जल की सतह पर पीत आभा से बिखरने लगती है। मैं घड़ी की ओर देखता हूँ तो समय का भान होता है। मेरे कदम जल्दी जल्दी डेरे की ओर बढ़ने लगते हैं। अधिक रात में निर्जन स्थल पर अकेले घूमने में खतरा भी तो कुछ कम नहीं। चलते चलते उसी चट्टान के पास से निकलता हूँ तो आश्चर्य से मेरी आंखें कुछ और बड़ी हो जाती है। उस गहरे एकांत में चट्टान पर एक मानव छाया सी हिल डुल रही है। अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता, अतः कुछ और निकट जाता हूँ। नीचे ढलान पर उतरकर कुछ और आगे चट्टान से अब कुछ ही गज के फासले पर होता हूँ कि आकृति कुछ और स्पष्ट दिखने लगती है। मेरे बढ़ते कदम भय से, आशंका से सहसा ठिठक पड़ते हैं। एक क्षीण मानव छाया से सशंकित भाव से इधर उधर देखती हुई दोनों हाथों को डैनों की तरह हवा में झुलाते सहसा उठ रही है और तेजी से लंगूर की तरह उछल उछल कर बगल वाले चट्टान की दिशा में ओझल हो रही है। सहसा जिज्ञासा से मैं चट्टान पर चला जाता हूँ। खतरे के बिंदु से कुछ और आगे बढ़ता हूँ तो भयंकर दुर्गंध सी महसूस होती है। सड़ी हुई मछली के अवशेष इधर उधर बिखरे दिखलाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह के ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।